नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा था 12th क्लास केमिस्ट्री में, चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन, जिसकी हमारी 7 क्लास में हो चुकी थी। आज हम 8वीं क्लास पढ़ेंगे और 8वीं क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा परासरण, ऑस्मोसिस। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? परासरण। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम इसकी क्या जानेंगे? परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा में देखिए, विलयन को उसके लिखेंगे, विलयन को उसके विलायक से, विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है, झिल्ली द्वारा क्या रखा जाता है? पृथक रखा जाता है। तो विलायक विलयन की ओर, विलायक विलयन की ओर गति करते हैं, विलायक विलयन की ओर गति करते हैं। इस घटना को परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं। क्या है? समझिए, विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक यानी कि अलग रखा जाता है। तो विलायक विलयन की ओर गति करते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। देखिए, आपने क्या ले लिया? मान लो एक पात्र ले लिया। ये क्या है? कोई पात्र है और इसमें क्या रख दिया आपने? ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। एक साइड आपने क्या रख दिया? ये विलायक, और बी एक साइड क्या रख दिया? ए बी विलयन। तो क्या होगा? ये क्या कह रहा है कि विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, इसके अर्धपारगम झिल्ली, इसको क्या कहेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये जो बीच में है वो क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें ए सॉल्यूशन भरा हुआ, यानी इसमें क्या है? विलायक है और एक साइड क्या है? विलयन है।
एक साइड क्या है, विलायक है, और एक साइड क्या है, विलयन है। और बीच में क्या है, किससे अलग हुए हैं, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग हुए हैं। तो क्या होता है बेटा कि विलायक के कण, किसके, विलायक के कण किधर की तरफ जाने लगते हैं, विलायक से विलयन की तरफ गति करने लगते हैं, यानी कि इधर से इधर की तरफ गति करने लगते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक, या कहें अपन अलग, या कहते हैं हम अलग रखा जाता है। तो विलायक विलयन की ओर गति करते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, एक नोट कीजिए इतना। आगे हम और इसी को और अच्छे तरीके से समझेंगे, वैसे ही क्लियर है, और इसको और अन्य उदाहरण के माध्यम से भी हम समझेंगे। वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। अब अथवा में हम इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। एक और परिभाषा इसकी अथवा में करके कैसे, दूसरी परिभाषा अथवा में इस तरीके से होगी कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले, जब दो भिन्न सांद्रता वाले, जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन के मध्य, विलयन के मध्य, जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन के मध्य अर्धपारगम झिल्ली हो तो, मध्य अर्ध पारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली हो तो, अर्धपारगम झिल्ली हो तो कम सांद्रता वाले, तो कम सांद्रता वाले, तो कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले, अधिक सांद्रता वाले विलयन, अधिक सांद्रता वाले विलयन, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, विलयन की ओर विलायक गति, विलायक गति करता है, विलायक गति करता है, विलायक गति करता है, विलायक गति करता है, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। तो इस घटना को परासरण
कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन के मध्य अर्ध पारगम झिल्ली हो तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक गति करता है। इसका ध्यान रखना है, विलयन गति नहीं करता है, क्या गति करता है? विलायक गति करता है। तो इस घटना को परासरण कहते हैं। इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए आपने क्या ले लिया? ये क्या है? कोई पात्र है और इसके मध्य में एक अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। अब इसमें क्या है? कम सांद्र विलयन है, कम सांद्र विलयन। क्या है बेटा? कम सांद्र विलयन, यानी कि ज्यादा गाढ़ा नहीं। और ये क्या है? अधिक सांद्र विलयन, अधिक सांद्र विलयन, अधिक सांद्र विलयन। अब देखिए बात, अब दोनों विलयन है तो दोनों में ही क्या होगा? विलेय और विलायक होंगे, निश्चित है। तो दोनों में क्या होंगे? इन दोनों विलयनों में क्या होंगे? विलेय और विलायक भी होंगे। तो वो क्या कह रहा है समझिए, ये क्या है? यहाँ पे अपन क्या है इसका थोड़ा बना लेते हैं कि ये क्या है? कम सांद्र विलयन है और ये क्या है? अधिक सांद्र विलयन है, इस तरीके से। और ये क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये क्या है बीच में? अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो क्या कह रहा है वो कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन के मध्य, जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन के मध्य अर्ध पारगम झिल्ली हो तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक गति करता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये भी विलयन है और ये भी विलयन है। अंतर क्या है? ये कम सांद्र विलयन है और ये अधिक सांद्र विलयन है। तो विलयन में क्या होते हैं बेटा? विलयन के घटक विलेय और विलायक, और इसमें भी क्या होगा? विलेय और विलायक। तो कम सांद्र विलयन का विलायक किधर की तरफ जाने लगता है? अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है। बात को समझिए। तो ये क्या कहेंगे? कौन गति करने लगता है? ये विलायक गति करने लगता है। कौन? यहां पे लिख देते हैं विलायक। किधर की तरफ जाने लगता है? इधर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, अब इसको हम क्या है? अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, अब देखिए ये परासरण हो गया, ये कंप्लीट हो गया। दो तरीके से समझाया। एक तो हमने क्या लिया पहली लैंग्वेज में कि विलायक को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक रखा जाता है तो विलायक विलयन की ओर गति करने लगता है। अथवा में दूसरी तरीके से जब दो विलयन भिन्न सांद्रता वाले विलयन को के मध्य अर्धपारगम झिल्ली हो तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक गति करता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। बेटा इसमें विलयन मत कर देना कि कम सांद्रता वाली विलयन अधिक सांद्रता, केवल और केवल क्या रखना है? विलायक रखना है। कम सांद्रता वाले विलयन का विलायक किधर की तरफ गति करने लगता है? अधिक सांद्र विलयन की तरफ गति करने लगता है। इतना नोट कीजिए, हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे परासरण के प्रकार।
अब हम क्या पढ़ेंगे? परासरण के प्रकार। तो सबसे पहले परासरण के प्रकार। तो नंबर 1 पढ़ेंगे हम बाह्य परासरण। बाह्य परासरण क्या पढ़ेंगे? बाह्य परासरण। तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। तो लिखेंगे जब किसी तंत्र के अंदर जब किसी तंत्र के अंदर का विलयन जब किसी तंत्र के अंदर का विलयन जब किसी तंत्र के अंदर का विलयन वाय विलयन से वाय विलयन से कम सांद्रता वाला जब किसी तंत्र के अंदर का विलयन वाय विलयन से कम सांद्रता वाला होता है तो तंत्र के अंदर से तंत्र के अंदर से बाहर की ओर विलायक गति करता है। विलायक गति करता है। विलायक क्या करता है? गति करता है। इसे बाह्य परासरण कहते इसे क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं। उदाहरण अंगूर को पहले हम नोट लिखेंगे बोर्ड पे, फिर समझेंगे। उदाहरण अंगूर को नमक के संतृप्त विलयन में डालने पर वह बाह्य परासरण के कारण सिकुड़ जाता है। लिखेंगे अंगूर को नमक के संतृप्त विलयन अंगूर को नमक के संतृप्त विलयन में डालने पर अंगूर को नमक के संतृप्त विलयन में डालने पर वह बाह्य परासरण के कारण
सिकुड़ जाता है। देखिए, जब किसी तंत्र के अंदर का विलयन बाह्य विलयन से कम सांद्रता वाला होता है, जब किसी तंत्र के अंदर का विलयन बाह्य विलयन से कम सांद्रता वाला होता है तो तंत्र के अंदर से बाहर की ओर विलायक गति करता है, इसे बाह्य परासरण कहते हैं। उदाहरण, अंगूर को नमक के संतृप्त विलयन में डालने पर वह बाह्य परासरण के कारण क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अब देखिए, आपने एक पात्र लिया और इसमें क्या डाला, अंगूर का क्या डाल दिया, सॉरी नमक का संतृप्त विलयन, नमक का गाढ़ा घोल डाल दिया। इसमें क्या है, नमक का संतृप्त विलयन। अब देखिए, इसमें हमने क्या डाला, ऊपर से अंगूर डाले, क्या पुट किए बेटा, अंगूर पुट किए। तो क्या होगा बेटा, ये अंगूर देखिए, अब समझिए अंगूर कैसे होते हैं, रसीले होते हैं, तो उनका जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या होंगे, अंगूर क्या होंगे, कम सांद्र होंगे, कम सांद्र होंगे। ये क्या है, अंगूर है ना, अंगूर, और कैसे, कम सांद्र। अंगूर भी देखिए कैसे होंगे, कम सांद्र होंगे। तो बेटा हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब ये गाढ़ा है, कहने का मतलब नमक का सांद्र विलयन, तो विलायक किधर की ओर गति करेगा, विलायक किधर की तरफ गति करेगा, इधर की तरफ करेगा, विलयन सांद्र विलयन की तरफ। तो क्या होगा, इसका जो रस है वो निकल के कहां चला जाएगा, नमक के विलयन में चला जाएगा। जब नमक के विलयन में इसका रस निकल के चला जाएगा तो अंगूर कैसा होगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा, तो कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद, परासरण की क्रिया के कुछ समय बाद, परासरण की क्रिया के कुछ समय बाद क्या होगा बेटा, अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा कि नहीं जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो क्या होगा बेटा, जब ये अंगूर सिकुड़ा, तो कहने का मतलब है, जब देखिए आप समझिए, जब किसी तंत्र के अंदर का वायु विलयन, अंदर का विलयन, अंदर का विलयन वायु विलयन से कम सांद्रता वाला हो। वायु विलयन क्या है बेटा, नमक का संतृप्त विलयन, ये क्या है, अधिक सांद्र है। और अंगूर के अंदर किसी तंत्र, अंगूर क्या है, एक तंत्र है, इसके अंदर का विलयन क्या है, कम सांद्र है, तो तंत्र के अंदर से बाहर की ओर विलायक गति करता है। तो अंगूर के जो अंदर विलायक है वो कहां तरफ गति करेगा, बाहर की ओर गति करेगा। इसके क्या कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। तो अंगूर को नमक के संतृप्त विलयन में जब हम डालते हैं तो क्या होता है, बाह्य परासरण के कारण अंगूर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इतना आप नोट कीजिए। फिर लास्ट पढ़ते हैं हम, अंतः परासरण। लास्ट क्या पढ़ते हैं हम, अंतः परासरण। वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिए।
अब हम पढ़ेंगे अंतः परासरण। देखिए क्या होगा जब किसी तंत्र के अंदर का विलयन, अब देखिए ये उसका क्या होगा, उल्टा होगा। जब किसी तंत्र के अंदर का विलयन, अंदर का विलयन, अंदर का विलयन बाह्य विलयन से, अंदर का विलयन बाह्य विलयन से अधिक सांद्रता वाला हो तो, अधिक सांद्रता वाला होता है तो, होता है तो तंत्र के बाहर से, तो तंत्र के बाहर से, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर विलायक गति करता है। बाहर से अंदर की ओर विलायक के कण या विलायक गति करता है। तंत्र के बाहर से, तंत्र के बाहर से अंदर की ओर विलायक गति, तंत्र के बाहर से, तंत्र के बाहर से अंदर की ओर विलायक के कण, विलायक के कण गति करते हैं। क्या करते हैं? तंत्र के बाहर से अंदर की ओर विलायक के कण गति करते हैं तो इसे अंतः परासरण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? उदाहरण अंतः परासरण कहते हैं। उदाहरण क्या है? किशमिश को जल में डुबा देने पर, उदाहरण किशमिश को जल में डुबो देने पर, किशमिश को जल में डुबो देने पर वह फूल जाती है, वह फूल जाती है, वह फूल जाती है। इसे अंतः परासरण कहते हैं। इसे अंतः परासरण कहते हैं। इसे अंतः परासरण कहते हैं। देखिए, जब किसी तंत्र के अंदर का विलयन बाह्य विलयन से अधिक सांद्रता वाला हो,
अंत बाह्य परासरण में क्या हो रहा था कि किसी तंत्र के अंदर का विलयन, बाह्य परासरण में किसी तंत्र के अंदर का विलयन बाह्य विलयन से अधिक सांद्रता वाले की जगह पे क्या हो रहा था, कम सांद्रता वाला हो रहा था। लेकिन अंत परासरण में क्या हो रहा है, किसी तंत्र के अंदर का विलयन बाह्य विलयन से क्या होगा, अधिक सांद्रता वाला होगा। तो तंत्र के बाहर से अंदर की ओर विलायक के कण गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंतःपरासरण कहते हैं। या विलायक गति करता है, विलायक के कण या विलायक गति करता है तो क्या कहेंगे इसे। अब ये देखिए, एक पात्र लिया आपने, इसमें क्या भर दिया, जल भर दिया। इसमें क्या भर दिया, जल भर दिया। अब इसमें आपने क्या डाली, किशमिश डाली। किशमिश कैसी होती है, ऐसी होती है, पिच की सुकड़ी हुई। अब जब परासरण की क्रिया होगी तो क्या होगा, तंत्र के अंदर से नहीं आएगा, बाहर से। यानी जल किसके अंदर प्रवेश करने लगेगा, किशमिश के अंदर प्रवेश करने लगेगा। आप कभी देखते हो कोई भी किशमिश आप शाम को गला के रख देते हो तो उसमें अंतःपरासरण की क्रिया होती है और वो किशमिश सुबह आपको कैसी मिलती है, फूली हुई मिलती है। तो यानी जल बाहर से किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी तंत्र के बाहर से अंदर की ओर विलायक के कण या विलायक गति करता है तो इसे अंतःपरासरण कहते हैं। और अंतःपरासरण के बाद, अंतःपरासरण के बाद क्या होती है, किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है, फूल जाती है। कैसी हो जाती है, पहले किशमिश कैसी थी, एक बिल्कुल पिचकी हुई, अब कैसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, अंगूर का शेप ले लेगी, इस तरीके से। किशमिश क्या तो हो जाती है, फूल जाती है। समझ गए। तो ये क्या है, हमने आज परासरण पढ़ा और परासरण के प्रकार पढ़े। तो एक बार किशमिश को जल में डुबो देने पर वह फूल जाती है, इसे ही क्या कहते हैं, अंतःपरासरण कहते हैं। अंत यानी बाहर से जल अंदर आना, किसी चीज का अंदर आना, विलायक का अंदर आना। किसी तंत्र में विलायक का अंदर आना क्या कहलाता है, अंतःपरासरण कहलाता है। और किसी तंत्र से विलायक का बाहर जाना क्या कहलाता है, बाह्य परासरण कहलाता है। इसको नोट कीजिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अंतःपरासरण की क्रिया अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार। पांच या 7 मिनट का और बचा है, फिर इसके बाद एक क्लास खत्म करेंगे। परासरण के आधार पर, परासरण के आधार पर विलयन के
प्रकार। परासरण के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, अब विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, परासरण के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे परासरण के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। परासरण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है समपराश्री विलयन। पराश्री विलयन, समपराश्री विलयन। तो वे विलयन जिनका परासरण दाब, वे विलयन जिनका परासरण दाब, वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब के बराबर होता है। परासरण दाब के बराबर होता है, समपराश्री विलयन कहलाता है। समपराश्री विलयन कहलाता है। पहले तीनों को लिख देते हैं, फिर एक एक से समझेंगे। दूसरा है अल्प पराश्री विलयन। अल्प पराश्री विलयन, अल्प पराश्री विलयन। तो क्या होगा, वे विलयन जिनका परासरण दाब, वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होता है, परासरण दाब से कम होता है। अल्प पराश्री विलयन कहलाता है। अल्प पराश्री विलयन कहलाता है। अब अगला पढ़ेंगे, तीनों को नोट कर लेते हैं फिर समझते हैं। अति पराश्री विलयन। अति पराश्री विलयन, अति पराश्री विलयन में क्या होगा, वे विलयन क्या होगा,
वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, अति परासरी विलयन कहलाता है। अति परासरी विलयन कहलाता है। अब देखिए, परासरण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। परासरण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? समपरासरी विलयन। वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब के बराबर होता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। यानी कि कोई आपको विलयन दिया हुआ है और उसका परासरण दाब ज्ञात है या ज्ञात करना है, तो ऐसा विलयन जो दिए गए विलयन के परासरण दाब के बराबर होता है या वो क्या कहलाता है? समपरासरी, यानी समान बराबर होता है परासरण दाब। कम होता है यानी कि अल्प। तो दिए गए ऐसा विलयन, वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से क्या होता है? कम होता है, अल्प परासरी विलयन कहलाता है। इसी तरीके से क्या होगा? अधिक यानी अति। तो वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन से क्या होता है? परासरण दाब से अधिक होता है, अति परासरी विलयन कहलाते हैं। परासरण का महत्व हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने परासरण क्या होता है, परासरण के प्रकार और परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार ये कंप्लीट किया है। और अगली क्लास में हम परासरण दाब समझेंगे और परासरण का महत्व, और उसके बाद परासरण दाब नापने की बर्कले-हार्टले की विधि। परासरण दाब नापने की क्या है? बर्कले और हार्टले की विधि। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक समझ में नहीं आया है। और आप जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया वो मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आया, तो आपका वो टॉपिक भी क्लियर कर दिया जाएगा। 9753309811 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें जो कि कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनको इनका बराबर लाभ मिल सके। और साथ साथ में आप नोट्स भी बनाइए, बिल्कुल सेम नोट्स भी बना रहे हैं, हम बोर्ड पर बना रहे हैं, आप उनको उतार सकते हैं, ठीक है। या आपको किसी को नोट्स चाहिए तो वो फोन करके मंगा भी सकता है। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें प्लीज।